जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आर सोलंकी और आज हम करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 7th दिसंबर, दैट इज टुडे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है कल की न्यूज़ की कंटिन्यूएशन में वो ये है कि FBI के जो चीफ हैं यूएसए के, वो पहली बार उनकी टर्म में इंडिया आ रहे हैं टू इन्वेस्टिगेट। क्या इन्वेस्टिगेट करने आ रहे हैं? खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का जो असैसिनेशन हुआ है, तो यूएसए ने ऐसा क्लेम किया है कि वो इंडिया के ही किसी ऑफिसर के बोलने पे हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, उसकी जांच पड़ताल वो अपने साथ 3 की इश्यूज ला रहे हैं डिस्कस करने के लिए विद द एनआईए के चीफ। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो चीफ है, जिनका नाम है दिनकर गुप्ता, उनसे वो ये डिस्कशन करेंगे। द FBI चीफ वुड विजिट इंडिया, हिज सरनेम इज रे। आप बिल्कुल रे से इनको याद रख सकते हैं। एंटायर नेम इज क्रिस्टोफर ए रे। तो ये इंडिया विजिट करेंगे 11 to 12 दिसंबर के बीच में, जिसमें 3 की इशू डिस्कस करेंगे, जिससे ये बताएंगे कि सच में भी जो क्लेम है वो सही है या नहीं। Now, I discussed this one thing about yesterday, that the same thing when USA did was not problematic. USA ने भी दूसरी कंट्रीज में घुस के अपनी कंट्री पे जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जो सेपरेटिज्म हुआ है, उसका बदला लिया है दूसरी कंट्री में घुस के लोगों को असैसिनेट करके। बट इस चीज का क्लेम नॉट इवन, इट इज नॉट येट प्रूवन। इस चीज का क्लेम जब इंडिया पे आया तो यूएसए का बर्ताव टोटली अपोजिट है। तो द आयरनी इज व्हेन यूएसए डज इट, it is all fine about it, but when some other country does it, वहां पे भी क्लेम है, it is not yet proven। यूएसए को बहुत प्रॉब्लम होती है। सो उसके कारण वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं। इसमें सिद्धू मूसेवाले के उसके पूरा इशू भी डिस्कस होगा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बी डिस्कस, बिकॉज खालिस्तानी इशू जो है वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। फ्रॉम द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी दिस हैज बीन इन प्रेवलेंस। तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा विद द एनआईए चीफ एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है वर्ल्ड बैंक की जो टीम है वो हमारे पंजाब के बोर्ड मेंबर्स से मिली, एजुकेशन बोर्ड मेंबर्स से। उनका डिस्कशन हुआ अबाउट डिफरेंट थिंग्स। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बात तो वर्ल्ड बैंक मिला किससे? पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड से। तो पंजाब में इनकी मीटिंग हुई थी विद द एजुकेशन ऑफिसर्स एंड ऑल। वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये था, वो ये था कि द पंजाब ऑफिसर्स, एजुकेशन बोर्ड ऑफिसर्स told the World Bank that they have been working very hard रीजनल लैंग्वेजेस को बचाने के लिए, रीजनल लैंग्वेजेस को स्टेट में, नेशन में और इंटरनेशनली भी प्रिजर्व करने के लिए और उसका यूज बढ़ाने के लिए। दे हैव बीन वर्किंग एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल सो फार। सो दिस वाज द मेन की पॉइंट ऑफ इट। द ऑफिशियल्स टोल्ड द वर्ल्ड बैंक टीम दैट द बोर्ड टूक यूनिक इनिशिएटिव्स। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि उनकी जो रीजनल कल्चरल लैंग्वेज है, जो बहुत ज़्यादा अभी कम यूज होने लगी है, उसका यूज पॉपुलर करने में स्टेट में, नेशनल में और इंटरनेशनली दे हैव टेकन मल्टीपल मेजर्स। सो ये चीज़ों का मेन डिस्कशन हुआ था। दैट इज वाई ये ही है जो की पॉइंट है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो दैट इज ऑन एनसीईआरटी। अगर आपने देखा होगा तो लास्ट मंथ एक एनसीईआरटी की न्यूज़ आई थी कि एनसीईआरटी के एक पैनल ने रिकमेंड किया है अबाउट चेंजिंग द नेम ऑफ इंडिया टू भारत इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अभी G20 का वो आया था पूरा एंटायर द इन्विटेशन एंड एवरीथिंग, उसके चलते ये हुआ था कि भैया शायद कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का नाम भारत में कन्वर्ट हो रहा है और शायद हम हमारी कंट्री का नाम एंटायरली वी बी चेंजिंग फ्रॉम इंडिया टू भारत। उसी लाइन को कंटिन्यूएशन में करते हुए एनसीईआरटी ने एक पैनल ने रिकमेंड किया था। इट वॉज नॉट येट एक्सेप्टेड और एस्टैब्लिश, इट वॉज जस्ट अ रिकमेंडेशन कि हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर देते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द रिकमेंडेशन। दिस वाज डन लास्ट मंथ। अब उसकी फर्दर न्यूज़ आई है तो एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है, एनसीईआरटी के जो हेड हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि हम बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं इंडिया और भारत में। हम समझते हैं कि आर्टिकल 1 के तहत इंडिया और भारत दोनों ही एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं। बट वाई वॉज दिस रिकमेंडेशन मेड? तो उसमें उन्होंने बोला कि एज इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट, और इंडिया जो वर्ड है वो कॉलोनियल टाइम के उसी टाइम द्वारा रखा गया था, उसी एस्पेक्ट में, उसी इन्वायरमेंट में रखा गया था। तो हमारी कंट्री का नाम इंडिया के साथ साथ भारत भी है। तो दे आर टेलिंग कि एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट, तो लैंग्वेज भी हम हमारे देश को हमारी ही देश की लैंग्वेज से बुला सकते हैं। तो हमारे देश का नाम इंडिया इज अ होल कॉलोनियल लैंग्वेज, और अगर हम
हमारे देश को हमारे देश की ही लैंग्वेज में बुलाएंगे तो उसको भारत बोला जाएगा. सो दैट वाज द एंटायर रिकमेंडेशन, व्हाई इट वाज मेड. अभी भी रिकमेंडेशन फाइनलाइज होने की बात हो रही है. सो दिस वाज द जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाई द रिकमेंडेशन वाज मेड. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमें ये पता है कि रशिया पे सैंक्शंस बहुत सारे इम्पोज हो गए थे. अभी बहुत सारे कंट्रीज ने इम्पोज किए थे सैंक्शंस. अब उसी के आगे यूके ने, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने और ज़्यादा सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं रशिया पे. ओवरऑल 46 सैंक्शंस मोर हैव बीन इम्पोज्ड ऑन रशिया. रशिया के इंडिविजुअल्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे एज अ होल 46 जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं. बहुत अलग अलग कंट्रीज में जो उनके ट्रेड्स वगैरह चल रहे थे उनसे भी, तो एम्बेसीज का भी आया है. रिगार्डिंग द ऑपरेट, तो सैंक्शंस कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज से इन्वॉल्व है 46 जो है, चाइना, टर्की, सर्बिया और उज्बेकिस्तान. तो मेनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ट्रेडिंग विद रशिया, और जो यहाँ ट्रेड्स चल रहे हैं इन कंट्रीज में, तो उनके थ्रू उन्होंने जो है उन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं. देयर आर मेनी सैंक्शंस प्रीवियसली एज वेल, मेनी कंट्रीज हैव डन ऑन रशिया. उसी का एड ऑन है ये. हालांकि रशिया पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल इट इज़ अफेक्टिंग अ लिटिल. सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन माय ओपिनियन कल भी ये आई थी, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955. सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा 1955, इससे हमें पता पड़ता है ऑफ द मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स कि कौन सिटीजनशिप इंडिया के लेने के लिए एलिजिबल है, कौन सी डेट से आगे किस किस पेरेंट से, एक पेरेंट, दो पेरेंट, दोनों पेरेंट या नन ऑफ द पेरेंट, उसके हिसाब से वो सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं. उसमें भी उन्होंने एक डेट फिक्स दे रखी है. उसमें भी उन्होंने कंडीशंस दे रखी है कि द पर्सन हैज़ टू बी born in India or one of the parent has to be born in India, and there are multiple things that come under this act. उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 6A जो अभी बहुत ही ज़्यादा बातों में चल रहा है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे DY चंद्रचूड़, उनका भी इसमें है कि 6A जो है उसके चलते मैनी इलीगल माइग्रेंट्स आर एंटरिंग इनटू आसाम. फर्स्ट ऑफ ऑल 6A है क्या? तो सेक्शन 6A जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, इसके चलते 6A इज एंटायरली डिवोटेड टू आसाम. तो इसके चलते जो भी माइग्रेंट्स हैं जो आसाम में घुसे हैं बॉर्डर कंट्रीज से, तो इसके चलते ये पता पड़ता है कि किन माइग्रेंट्स को हमें सिटीजनशिप देनी है, किन को हमें कंट्री से निकालना है. ये उनकी डेट ऑफ माइग्रेशन पे डिपेंड करता है, किस डेट पे वो इंडिया में घुसे. उस डेट के चलते ये होता है कि भैया इनको माइग्रेशन की डेट के चलते इनको कंट्री की सिटीजनशिप देना है या इनको कंट्री से बाहर निकालना है. अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्प्यूट एंड अनरेस्ट गोइंग ऑन इन आसाम, मल्टीपल पीपल, इलीगल माइग्रेंट्स बोलना चाहिए, आर कमिंग इनटू इंडिया फ्रॉम द बॉर्डरिंग कंट्रीज, है ना. आसाम से जितने भी बॉर्डर्स कनेक्टेड है उन कंट्रीज के इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स एंटर हो रहे हैं, एंड दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 6A. तो सेक्शन 6A की वैलिडिटी का इसमें बहुत ज़्यादा अभी कॉन्वर्सेशन में चल रहा है, बातचीत में चल रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है ये. तो सेक्शन 6A के ही ऊपर पूरा, बिकॉज आसाम में पूरा अनरेस्ट है, आसाम में आ रहे हैं और ये आसाम के ऊपर क्लॉज है, दैट इज व्हाई इट इज एंटायरली बीइंग डिस्कस्ड. नाउ to prevent drug trafficking, liquor smuggling, Punjab cops check vehicles. Now this one thing you should understand कि इंडिया भी बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स से घिरा हुआ है. इंडिया जो है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में बहुत ही भयंकर तरीके से पिस गया है. गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल, दीज बोथ आर कॉल्ड फॉर थ्री कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा ड्रग में एक्टिव हैं. ठीक है, तो 3 कंट्रीज जो हमारी इस साइड हो गई, दैट इज टूवर्ड्स आर वेस्ट, और 3 कंट्रीज हमारे ईस्टर्न साइड हो गई. तो ये इधर की जो हमारी पाकिस्तान साइड की 3 कंट्रीज हैं, दे फॉर्म द गोल्डन क्रिसेंट, और हमारे म्यांमार साइड की जो 3 कंट्रीज हैं, दे फॉर्म द गोल्डन ट्राइंगल. अब इनके बीच में इंडिया फंस गया है. दोनों साइड, इंडिया इज इन मिड, दोनों साइड जो है बहुत ज़्यादा ड्रग्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं. इनके कारण इधर से भी ड्रग्स आ रहे हैं इंडिया में, इधर से भी ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं. इंडिया हैज़ बिकम अ हब ऑफ ड्रग्स. अब इंडिया में टीनेजर्स ऑलरेडी बहुत है. ऑलरेडी पंजाब इज अ स्टेट दैट हैज़ बीन सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ ड्रग्स, और ये भी कंसाइनमेंट पंजाब में ही पाया गया है. इफ़ यू ऑल वुड हैव सीन द मूवी उड़ता पंजाब, उसमें ड्रग्स का बहुत ही ज़्यादा बताया भी गया है. तो ड्रग ट्रैफिकिंग और लीकर वगैरह को रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस भी चले हैं. ठीक है, तो ये अगर आपने अभी ऑपरेशन समुद्रगुप्त भी सुना होगा, जो हमारी पाकिस्तान से आ रही थी एक ड्रग कंसाइनमेंट, जो हमारे नेवी वगैरह जो प्रोटेक्टर्स हैं जो वहाँ पे देख रेख करते हैं, उन्होंने पकड़े था. ठीक है, ऑपरेशन समुद्रगुप्ता के थ्रू.
नाउ पंजाब की बात पे आते हैं हम, स्टेट की बात है ये। तो पंजाब ने बहुत ज़्यादा ही मात्रा में हेरोइन वगैरह इंडिविजुअल से पकड़े थे। वो कैसे पकड़े थे? बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही थी, मल्टीपल लाइक थाउजेंड्स में लोगों की गाड़ियों की चेकिंग हुई है, हर इंसान को रोक रोक के चेक किया गया है। उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स से ड्रग्स जो हैं वो मिले हैं, और इंडिविजुअल से ही नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंसाइनमेंट में भी ड्रग्स मिले हैं, और दीज ड्रग्स वर स्मगल टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, तो अभी आप इसको डिटेल में देखेंगे। दिस इज द मोर डिटेल्ड न्यूज। बीएसएफ ने भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी रिकवर किया था 550 ग्राम ऑफ हेरोइन। ये आ रहा था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। कौन सा वाला? जो पाकिस्तान मतलब पंजाब में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज गुरदासपुर। ठीक है, तो गुरदासपुर हैज ऑलवेज बीन एक्टिव इन सच थिंग्स। अभी जो पुराना, अगर हम ऑपरेशन ब्लू स्टार ब्लैक थंडर देखेंगे, उसमें भी गुरदासपुर का आपको दिखेगा, वहां से बहुत सारे वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस आते थे। पाकिस्तान वहां सप्लाई करता था गुरदासपुर से, हर पूरे पंजाब में सप्लाई होता था। तो गुरदासपुर इज वेरी एक्टिव व्हेनेवर सच थिंग्स आर कमिंग। तो ऐसे में ही यहीं से ही ड्रग्स बहुत ज्यादा रिकवर हो रहे हैं, और 1 किलो हेरोइन भी रिकवर हुआ था 2 लोगों से। ठीक है, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ मच ड्रग इज रूटिंग इनटू पंजाब एंड इंडिया। कितने सारे ड्रग ऑपरेशंस हो रहे हैं, कितने सारा ड्रग भी मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू है, क्योंकि हमारा यूथ इस सब चीज़ों में बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, आर यूथ इज एंटायरली बीइंग इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इसमें ड्रग्स भी अगर आ जाएंगे तो एंटायर यूथ वुड बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बजट फंड एलोकेशन के अलावा सेंटर ने पार्लियामेंट से और ज्यादा फंड्स मांगने की वो करी थी। तो अराउंड 1.29 लाख करोड़ ऑफ फंड have been asked by the center from the parliament। और फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने ऐसे किया था कि हमें 14,524 करोड़ रुपीस चाहिए मनरेगा के लिए। उसके बाद अराउंड 13,000 करोड़ रुपीस का हमें फंड चाहिए टू प्रोवाइड सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर। ठीक है, तो सब्सिडी में एक ये बोलना भी है कि सब्सिडी से लोगों की हेल्प बहुत होती है, बट सब्सिडी के कारण जो पैसा सब्सिडी में यूज हो रहा है, उस पैसे की जगह अगर हम डेवलपमेंट में लगाएं तो और भी ज्यादा फायदा है। तो सब्सिडी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है। इट इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, सब्सिडी देना अच्छा है या नहीं है। अब इसके बाद नेट कैश जो है, कितना नेट कैश आउटगो होगा, दैट इज 58,378 करोड़। सो overall total 1.29 lakh crore of extra additional demand has been done। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अभी करी है सेंटर द्वारा। फॉर दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये मनरेगा जो ये 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है टू स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर्स एंड वर्कर्स एंड विलेजेस, इन लोगों को, ताकि उनके लिए हेल्प हो जाए, उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाए। सिमिलरली सब्सिडी वाला इशू, देयर आर मेनी स्मॉल स्केल फार्मर्स, लेबरर्स जिनके पास खुद के लैंड भी नहीं होते, तो उनको इन सब्सिडीज से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जा तो रही है लोगों के डेवलपमेंट में, बट एक तरीके से हमारी कंट्री का पैसा जो हम कहीं और अच्छी जगह शायद यूज़ कर सकते थे, वो हमें लोगों को सब्सिडी में देना पड़ रहा है। तो ये बताता है कि अभी हमको डेवलपमेंट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी भी इतना ज़्यादा पैसा सब्सिडी के लिए लग रहा है, दैट मीन्स इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन डेवलपमेंट। तो इससे पता पड़ रहा है कि हमें और डेवलपमेंट करना पड़ेगा हमारे लोगों का। ठीक है, और ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर इतनी सब्सिडी लग रही है, इतना ज़्यादा पैसा मनरेगा में लग रहा है, इससे ये पता पड़ रहा है कि फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास। लोगों को फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी है। जॉब्स की कमी है, लोगों में स्किल्स की कमी है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। जॉब नहीं मिलती बिकॉज स्किल्स नहीं होते। तो ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तभी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी। सो इंडियन एक्सप्रेस में यूँ तो बहुत सारी न्यूज़ आई थी आज, बट दीज वर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर पेपर्स। आप डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एसएसबी रिलेटेड डेली कॉन्वर्सेशंस, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, किसी के भी साथ आप बात कर रहे हैं, पेपर में ये सारी न्यूज़ आ सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव से दीज न्यूज़ वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। With all of these news that I am discussing, it is very much important कि सारे editorials आप खुद पढ़ें। मैं न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस कर रही हूँ, बट एडिटोरियल जो है दैट इज ऑल ऑन यू। यू हैव टू नॉट स्किप इवन वन एडिटोरियल। एवरी डे यू हैव टू रीड ऑल द एडिटोरियल्स। उससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपको मल्टीपल ओपिनियंस भी मिलेंगे, आपके दिमाग में अलग अलग बहुत ज़्यादा
वैल्यूड ऑथर्स के, बहुत ज़्यादा वैल्यूड लोगों के थॉट्स जब जाएंगे ऑन वेरी मच इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज और नेशनल इश्यूज, तो आपकी भी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सारी न्यूज़ जो है हम आपको एक प्लेटर पे सर्व करके ऑलरेडी दे रहे हैं कि इतने पूरे बड़े पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है वो तो आपको मिल रही है, तो उसमें आपका टाइम बच रहा है। आपको क्या करना है, एडिटोरियल सारे पढ़ लेने हैं, उसमें कुछ भी बाइफर्केशन नहीं होगा। ऑल द एडिटोरियल्स यू हैव टू रीड एंड गो थ्रू। So this was all about 7th December Indian Express newspaper analysis. I hope you will be reading all the editorials, and for more such analysis subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.